देखिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा भाज्य संख्या। भाज्य संख्याओं के बाद हम समझेंगे अभाज्य संख्या। इसके लिए आपको गुणनखंड हमने कल बताया था और ये भी बताया था कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, है ना, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, और इन सबको मिलाकर हम कह देते हैं वास्तविक संख्याएं, जो हमारे पाठ का नाम है। अब इन संख्याओं में इनके कुछ दो संख्याएं अगर हम लेते हैं तो एक संख्या से दूसरी संख्या को हम भाग करते हैं, भाग करके शेषफल आता है। अगर वो शेषफल शून्य आता है तो जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं उसे दूसरी संख्या का गुणनखंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 6 को 2 से भाग करें, 2 दिया 6, शेषफल कितना आया? तो 2 6 का गुणनखंड होगा। 2 किसका? 6 का गुणनखंड होगा। और कौन कौन 6 के गुणनखंड हो सकते हैं? 3 से भी 6 को भाग कर सकते हैं। और कौन हो सकता है? 6 से भी 6 को भाग करेंगे तो शेषफल शून्य आएगा। क्या 6 से बड़ी संख्या को 6 से भाग करने, 6 को भाग करें 6 से बड़ी संख्या से, तो क्या शेषफल शून्य आ सकता है? नहीं आएगा। पहली बात तो भाज्य नहीं होगी तो पॉइंट होगी। तो हम केवल बात करेंगे उन संख्याओं की गुणनखंडों में जो जिस संख्या के गुणनखंड हम निकाल रहे हैं उससे छोटे होंगे या उससे बराबर होंगे। तो कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनके गुणनखंड संभव है 6 के संभव, 4 के, 2 और 4, क्यों 4 के गुणनखंड संभव है। तो जिन संख्याओं के 1 से अधिक गुणनखंड संभव होते हैं उन गुणनखंडों में हम 1 को नहीं गिनेंगे। किसको नहीं गिनेंगे? तो कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं? 4, 1 से अधिक 6, 8, 9, 10, 12, 15। आप समझ होंगे, आगे और लिखते चलिए। ऐसी संख्याएं जिनके केवल एक गुणनखंड होता है और वो भी वो खुद, उसके अलावा अगर दुनिया में कोई गुणनखंड है तो एक है। ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड केवल एक ही होते हैं और वो भी गुणनखंड स्वयं होगा। और एक तो दुनिया में हर संख्या का गुणनखंड है, इसलिए एक को हम गिने नहीं, क्योंकि एक से तो सभी को भाग कर सकते हैं, एक को तो हम हटा ही देते हैं। अब हम बात करेंगे उन संख्याओं की जिनका केवल एक ही गुणनखंड है, वो भी वही संख्याएं, उसके अलावा उन्हें किसी संख्या से भाग देने पर शून्य नहीं आता। बताइए कौन, कहाँ से शुरू करो? 3 से शुरू करो। चलो। और 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और भी आते चले जाएंगे। आप 200 तक संख्याएं घर पे जाके लिखेंगे। ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं, और इनका इंग्लिश नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है, प्राइम नंबर। क्या कहते हैं इनको? प्राइम। और अभाज्य संख्याएं, इसका इंग्लिश नाम है कंपोजिट नंबर। कक्षा 9 में आपने 5वां चैप्टर यूक्लिड वाला शायद छोड़ दिया होगा, लेकिन हमने शायद पढ़ाया था, आपको हमें याद आ रहा है। उस यूक्लिड जो वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी एलिमेंट्स, उसमें 13 चैप्टर थे। यूक्लिड ने सबसे पहले इन संख्याओं का अध्ययन किया और इनके बारे में जानकारी दी जो हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, हमारे पास भी वहीं से आई और आपके पास हमसे आ गई, कुल मिलाकर वहीं से आई। अब इसके आगे की बात का अध्ययन, क्योंकि हमेशा पुरानी चीज से नई चीज बनती है, इससे आगे की बात का अध्ययन किया इन्होंने कार्ल फ्रेडरिक गॉस। क्या नाम है इनका? कार्ल फ्रेडरिक गॉस। आपका होमवर्क है, आप ढूंढेंगे, आज गूगल करेंगे, किताब से ढूंढेंगे कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस किस देश के नागरिक थे, इनका जीवन काल क्या था, कभी इनका जन्म हुआ, कब इनकी मृत्यु हुई, और इन्होंने और कौन कौन से योगदान इसके अलावा दिए हैं जो हम बताने जाते हैं। इन्हें गणितज्ञों का राजकुमार कहते थे, प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आपसे पूछा जाए गणितज्ञों का राजकुमार कौन है, तो वो है कार्ल फ्रेडरिक। इसके अलावा 2 वैज्ञानिकों के नाम सुने होंगे आपने, न्यूटन और आर्किमिडीज। तो जितने फेमस न्यूटन और आर्किमिडीज हैं उन्हीं के समकक्ष हैं ये कार्ल फ्रेडरिक गॉस। इनका नजरिया क्या था? इन्होंने इन चीजों को देखा, ठीक है, जो हम भी देख रहे हैं। इनका नाम क्यों आ गया भाई, गणितज्ञों का राजकुमार क्यों कहा गया है? इन्होंने 12 के बारे में सोचा, 12 के गुणनखंड करे, 2 दूनी 4 दिया 12। इन्होंने सोचा 36 के बारे में, उसकी गुणनखंड आए 6 गुणा 6। ठीक है, तो ये 6 कैसा नंबर है?
या इसके गुणनखंड ये भी आ सकते हैं 9 चौक 36 या 12 दिया या 36 ही कम 36 या 18 दूनी 36। ये हमारी सोच है। उन्होंने एक विशेष बात सोची कि क्यों ना इनके गुणनखंड हम भाज्य के रूप में लिख दें। कैसी संख्याओं के रूप में लिखें? भाज्य संख्याओं के रूप में। चलो भाई, तो 6 के गुणनखंड भाज्य के रूप में क्या होंगे? सॉरी, अभाज्य संख्याओं अभाज्य संख्याओं के रूप में, क्योंकि भाज्य तो ये खुद ही है सब, इनको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखने की उसने कोशिश की। तो 6 क्योंकि भाज्य था, तो भाज्य यानी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट को प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में रखने की उसने कोशिश की। बहुत छोटी सी कोशिश थी। 6 को लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 3, 6 को लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ 9 को लिख दिया 3 मल्टीप्लाई 3, 4 को लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ 12 को क्या लिख सकते हैं? 4 3 12, 4 दिया 12, या 2 दूनी 4 दिया 12, तो 12 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, और 3 पहले से था। 36 को क्या लिख सकते हैं? 3 दिया 9 दूनी 18 दूनी 36, और यही इसके गुणनखंड आएंगे लास्ट वाले। तो हम कुल मिलाकर देख रहे हैं कि जब हमने 36 के गुणनखंड करे अलग अलग तरीके से, ये तो गुणनखंड करना कहलाता है। गुणनखंड लिख दिए, उन सबको गुणा करके 36 आ रहा है, ठीक है? ये सब इसके गुणनखंड है, ये भी तो इसके गुणनखंड थे। दोनों में क्या अंतर है? ये इसके भाज्य गुणनखंड थे और ये इसके अभाज्य। उसने कहा कि दुनिया और 36 कैसी संख्या है? भाज्य। और अभाज्य संख्याओं को गुणनखंड के रूप में लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड केवल एक ही होती है, वो खुद। भैया हम तुमसे कहें 13 के गुणनखंड लिखो तो क्या लिखोगे? 13 लिखोगे, तो उसको तो हम लिख नहीं सकते। लेकिन दुनिया की हर भाज्य संख्याओं को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। क्या कोई ऐसी भाज्य संख्या बता सकते हो जिसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में ना लिख सकें? ऐसी कोई संख्या आपके दिमाग में नहीं आ रही है, क्योंकि है ही नहीं, वरना आ जाती, इसलिए तो आती। इसका मतलब दुनिया में कोई ऐसी भाज्य संख्या नहीं है जिसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अच्छा चलो, हमने अभाज्य संख्याओं को गुणनखंड के रूप में लिख दिया, तो क्या उन गुणनखंडों के क्रम को बदलने से कोई फर्क पड़ता है? अगर हम 2 पहले लिख रहे हैं 3 बाद में लिख रहे हैं, यहाँ हमने 3 पहले लिख दिए 2 बाद में लिख दिए, यहाँ पहले हम 2 लिख रहे हैं और फिर 3 गुणनखंड तो ये रह रहा है ना, 2 बार 3 आना है और 2 बार 2 आना है। इसका मतलब इनके क्रम का कोई प्रभाव नहीं। अब हम इस बात को समराइज करेंगे। समराइज का मतलब हम इसे शब्दों में कहेंगे कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है और इनका क्रम बदल सकते हैं, या ये जो हमने लिखा है इसके क्रम में परिवर्तन करने से कोई फर्क नहीं। अब आप इस थ्योरम को देखिए। इससे पहले आप अनजान थे इस थ्योरम के बारे में। क्या कह रहे हैं? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, कर दिया, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के, और जो आगे वाले 2 3 3 4 2 लिखे हुए हैं, अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी इनके क्रम को जब आप बदलेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही है हमारी गणित की आधारभूत प्रिमिटिव, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। दोनों बातें लिखा हुआ इंग्लिश हिंदी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है? अब देखिए प्रश्न इस पे किस तरह से आते हैं। इसकी साथ अच्छा एक और लासा मासा के बारे में हमने कल बता दिया था। तो 2 संख्याओं का एचसीएफ यानी मासा गुणा एलसीएम यानी लासा बराबर संख्याओं का गुणनफल। फॉर एग्जाम्पल, अगर एचसीएफ निकाल रहे हैं हम ए कॉमा बी का, इस तरह से ए बी का एचसीएफ, और एलसीएम निकाल रहे हैं हम ए बी का एलसीएम, तो एचसीएफ और एलसीएम को जब गुणा करेंगे तो आएगा ए गुणा। 2 संख्याओं का एचसीएफ और 2 संख्याओं के एलसीएम की गुणा जब करते हैं तो वो बराबर होता है 2 संख्याओं के गुणनफल। फॉर एग्जाम्पल से समझा दें, 36 और 48 लेते हैं।
अब 36 का हम HCF में निकालेंगे और 36 का हम LCM में निकालेंगे और इसका प्रयोग करके निकालेंगे। चलो 36 के गुणनखंड दो, 2 एकम 2 32 2 ने 18 48 के गुणनखंड दो, 2 दूनी 4 तो 36 के गुणनखंड यानी फैक्टर हमारे पास आए 2 इसे लिख सकते हैं हम 2 to the power 2 मल्टीप्लाई 3 to the power 2 2 की घात 2 गुणा 3 की घात। ऐसे 48 को क्या लिखोगे 1 2 3 4 2 की घात 4 गुणा 3 की घात। अब इनका हम निकालेंगे 36 आ रहा था हमारे पास 2 की घात 2 गुणा और 48 हमारे पास आ रहा था। बहुत ही ध्यान से समझेंगे, दोबारा नहीं समझाऊंगा। हम जब इसका दोनों संख्याओं का HCF निकालेंगे, लिखने का तरीका है HCF निकालने का इसका 36 और 48 ये लिखने है, लेकिन पूरा 36 तथा 48 का HCF या सांकेतिक भाषा में HCF 36 तो इनके पहले कॉमन देखो कौन है, कॉमन जो दोनों का गुणनखंड हमारा कौन 2 आता है। जब हम HCF यानी मासा निकालेंगे तो मासा संख्याओं से बड़ा होता है संख्याओं से छोटा होता है, संख्याओं से बड़ा, और लासा उल्टा बता रहे हो। मासा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF इसे कहते हैं मासा यानी महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो किसी संख्या का फैक्टर का मतलब क्या होता है किसी संख्या के गुणनखंड क्या उस संख्या से बड़े हो सकते हैं। अभी तो हमने बताया गुणनखंड ये तो आ रहे हैं 2 3 36 के गुणनखंड 36 से छोटे बड़े किसी संख्या गुणनखंड तो उससे छोटे ही होंगे। तो छोटों में सबसे बड़ा HCF का मतलब होता है छोटों में सबसे बड़ा। अब 2 संख्याएं हैं तो 2 संख्याओं में छोटों में कॉमन कौन है 2, तो छोटों में सबसे बड़ा कौन है 2 और 2 की घात यहाँ 2 है और 2 की घात यहाँ 4 है। तो जब HCF निकालते हैं तो छोटी घात देते हैं यानी 2 की घात 2 और कॉमन कौन है 3, क्या लिखो यहाँ पे 3 की घात यहाँ 2 भी है और 1 भी, क्या लिखो 1 आएगी। जब हम मासा निकालते हैं यानी HCF निकालते हैं तो पहली बात तो कॉमन चीज लेते हैं, कॉमन में भी जो छोटी घात है वो लेते हैं, जो कॉमन नहीं है उसे लेते हैं, और जो कॉमन है उसमें कौन सी घात लेते हैं छोटी। तो 2 आ रहा है दोनों में कॉमन, 2 की घात छोटी कितनी है 2, 3 आ रहा है कॉमन, 3 की छोटी घात कितनी है तो उत्तर कितना है 4 गुणा 3। देखो 12 से 36 भी कटना है, 12 से 36 और 12 से अब 12 सबसे छोटी संख्याओं गुणनखंडों में सबसे बड़ी संख्या है जिससे 36 और 48 दोनों पूरी तरह से कट जाते हैं। 12 से बड़ी कोई संख्या दोनों के गुणनखंडों में नहीं। आप बताओ 12 से बड़ी कोई संख्या हो जिससे दोनों को काट सको। 12 से छोटी तो है, 3 से भी कट जाएंगे, तो 2 से भी कट जाएंगे, 6 से भी कट जाएंगे, है ना। लेकिन 12 से बड़ी संख्या अगर आप कोई सोचोगे, सोच के देखो 14 नहीं कटेंगे, 18 से ही कट रहा है ये नहीं कट रहा, 16 से ही कट रहा है ये नहीं कट रहा, 24 से ही कट रहा है ये नहीं कट रहा है। तो अगर आप 12 से बड़ी कोई संख्या सोचेंगे उस संख्या से ये दोनों पूरे नहीं कटेंगे। 12 एक ऐसा गुणनखंड है जो इन दोनों को पूरा काट सकता है। या तो आप ऐसे समझ लो, ऐसे समझ में नहीं आया तो पता तरीका है, गुणनखंड करो, कॉमन देखो, जिसकी छोटी घात है बोले गुणा कॉमन, दूसरा वाला नंबर छोटी घात बोले तो उत्तर कितना आ गया 12। अब निकालेंगे एलसीएम, ये क्या निकल रहा है अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे निकलेगा, कॉमन देखो कौन है 2, घात कितनी बड़ी है इसकी 4। एलसीएम का मतलब क्या होता है मासा, लासा, लघुत्तम समापन।
3 दोनों में एक घात एक एक दो है, कौन सी घात है? वही कितना हो गया? 16 गुणा 16 निम्मा, तो एलसीएम कितना आ गया? तो आप देखिए 144 एक ऐसी संख्या है जो क्या है? लासा है, लघुत्तम समापवर्त है, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक है। इसका 36 और 36 से इसे भी भाग कर सकते हो और 48 से भी इसे भाग कर सकते हो, 6 पर चलता है। यानी करोड़ों संख्याएं ऐसी होंगी जिनको 36 और 48 से भाग कर सकते हैं, लेकिन एक ही संख्या ऐसी होगी जो इन दोनों से भाग हो रही होगी, वो सबसे छोटी होगी। भाई 144 है, 144 का गुना करो, 288 हो गया। 288 को भी तो दोनों भाग करना है, तो एलसीएम 288 भी हो सकता है, और बड़ा कर दो। लेकिन जितने गुणनखंड होंगे उनमें सबसे छोटा वाला जो जितने इसके समापवर्तक यानी मल्टीपल होंगे, वो मल्टीपल पे सबसे छोटा वाला मल्टीपल जो होगा पहला, वो ही इनका लासा, ठीक है। आगे अब हम देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम की गुणा। एचसीएफ बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, कितना आया भाई एलसीएम? एचसीएफ कितना है? 12, और ये कितना है? 144, 12 चौक 48, 12 चौक 48 तो 4 52, और 12 कम 12 और 5, ये एचसीएफ गुणा एलसीएम जो है वो आ गया 1728 यानी 1700। अब दो संख्याओं का गुणनफल निकालो, जिन संख्याओं को का एचसीएफ और एलसीएम के हमने गुणा कर दिया। कितनी थी पहली संख्या? 36, दूसरी कितनी थी? 48। अब 36 और 48 से गुणा कर लेना, 48 की गुणा 36 से करेंगे, 6 6 48, 6 चौक 24, 24 और 4 28, 8 3 24, 3 चौक 12 और 2 14, 8 4 12, 7 कितना आ गया? 1727। तो आप देख रहे हैं, अतः हमने देखा एचसीएफ गुणा एलसीएम किसके बराबर आ रहा है? दो संख्याओं के, और वो दो संख्याएं कौन सी होंगी? जिनका एचसीएफ और एलसीएम हमने निकाला है, और हमने साक्षात दर्शन कर लिया इस बार। ये दो संख्याएं ली हमने, एलसीएम निकाला, एचसीएफ निकाला, और गुणा, फिर दो उन संख्याओं के गुणन। हमने देखा कि दो संख्याओं का जो गुणनफल था वो उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये वाली बात हमने वेरीफाई कर दी, जो हमारा ये सूत्र लिखा है, ये सूत्र है जिस डिब्बे में हम बंद कर रहे हैं, ये भी, ये इसका दूसरा रूप में लिखा हुआ, ये हमने अंग्रेजी में लिख दिया है, ये एग्जाम्पल, ये उदाहरण, इस बात को सिद्ध करने के लिए ये बस। तो दो चीजें आपने सीखी है, एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, और जो क्रम से अद्वितीय होती है, ठीक है, यह क्रम से स्वतंत्र होती है, गुणनखंडों क्रम से स्वतंत्र। और दूसरी बात हमने सीखी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके सवाल, बाकी तो आप खुद ही करोगे, इसमें से देख लेते हम करा रहे हैं वो सवाल, वो आपसे नहीं होगा कि जांच कीजिए कि क्या किसी संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, वो भी कैसी संख्या होनी चाहिए? तो सवाल क्या है वो समझ गए हो गया। सवाल है हमारा, जांच कीजिए कि प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पे समाप्त हो सकती है या नहीं। अच्छा, कोई भी संख्या 0 पे समाप्त हो रही है, उसका गुणनखंड 2 भी होगा और 5 भी होगा। जो संख्या 10 है, 10 0 पे समाप्त हो रही है, तो इसका गुणनखंड है नहीं है 5। 20 0 पे समाप्त हो रही है ना, उसका गुणनखंड 5 है, 2 भी है।
40 जीरो पे समाप्त हो रही है, तो जो भी संख्या जीरो पे समाप्त होगी उसका गुणनखंड 100% 10 होगा ही होगा, 10 से भाग कर सकते हो उसको, और जिसको 10 से भाग कर सकते हो उसको 5 से भी भाग कर सकते हो। तो दुनिया की कोई भी संख्या जीरो पर समाप्त होगी उसके गुणनखंड में 2 भी होगा और साथ साथ 5 भी होगा। उत्तर देखिए 6 की घात n बराबर 2 गुणा 3 यानी 2 की घात n गुणा इधर ध्यान दो, कहाँ क्या क्या कर रहे थे लगातार देख रहा हूँ 3 दिन से, इधर ध्यान दो। तो 6 की घात n में हम देख रहे हैं इसके गुणनखंड कितने आ रहे हैं 2 और 3, स्पष्ट है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, स्पष्ट है। ता होता है इतना होता है, हाँ स्पष्ट है। 6 की घात n के गुणनखंड कौन कौन है 2 तथा 3 है, वो भी कैसे गुणनखंड 6 की घात 3 के कौन से, कोई भाज्य तो अलग अलग हो सकते हैं, भाज्य हम देख रहे हैं अलग अलग है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड निश्चित है। अब इस बात की गारंटी कौन लेगा कि इसके गुणनखंड 2 और 3 ही होंगे, उस बात की गारंटी ये लेगी फंडामेंटल अरिथमेटिक, उसने कह दिया प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रमों के बिना कैसा होता है, अद्वितीय, मतलब इसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसका मतलब 6 की घात n के गुणनखंड 2 और 3 के अलावा और कोई नहीं हो सकता। अतः कौन से में से गणित की आधारभूत और कौन सा गणित अंक गणित की आधारभूत में से 6 की घात n के गुणनखंड 5 नहीं होंगे, या गुणनखंड में 5 नहीं होगा। काम की बात करो, 5 बताते हैं क्या फायदा, तो 2 3 तो आ गया, और हमने कह भी दिया कि इसके गुणनखंड कौन है 2 और 3। अब अंगगणित के आधारभूत में ये कह रही है कि साहब इसका 2 और 3 गुणनखंड होगा, यानी 5 इसका गुणनखंड नहीं होगा। इससे क्या पता लगा, पता है 6 की घात n जो है वो 0 पर समाप्त होगा नहीं होगा, नहीं होगा। 0 पर समाप्त जितनी संख्याएं होती हैं उन सभी संख्याओं में गुणनखंड 5 होना आवश्यक है, और इसके गुणनखंड 2 3 के अलावा कुछ होंगे ही नहीं। इसका मतलब गारंटी ले ली किसने, अंगगणित के आधारभूत में, वही 2 3 ही होंगे जब गुणनखंड 2 3 निकला है। इसका मतलब 5 नहीं होगा, नहीं होगा तो 0 पर अंत इसका नहीं होगा। आगे देखते हैं सवाल नंबर 6, कितनी जगह में हो जाएगा 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, और दूसरा है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अच्छा भाई क्या सकते 70 गुणा 13 प्लस 13, ये कितना अभी जरा कर लो, कितनी गुणा कर सकते हो, 7 6 42, 42 दूनी 84, 4 दिया 12, कितना बचा 5 प्लस 5, जानबूझ के बचाया मैंने 5, क्योंकि यहाँ 5 लिखोगे, यहाँ पर जानबूझ के मैंने 13 बचाया, क्योंकि मैं ऐसे कर देता 13 के साथ से गुणा कर देता। अब इन दोनों में कौन कॉमन आ रहा है 13 कॉमन, कितना बचा 77 प्लस 13, क्योंकि यहाँ से तो कॉमन ले लेते हैं, कितना बचाएगा, नहीं 77 प्लस 13 क्यों बचेगा, जब 13 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा 1, तो कितना बचेगा 0 क्यों बचेगा 1 बचेगा, जब कॉमन लेते हैं तो उससे भाग कर देते हैं, यहाँ 13 से भाग करा 1 बचा, यहाँ 13 से भाग करा 1 बचा, तो कितना हो गया 13 गुणा 78 के टुकड़े बताओ, फटाफट सोचो सब लोग, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ 5 कॉमन ले लेते हैं,
कितना बच रहा है? 84 प्लस 84 गुणा 12 प्लस 3, यानी 5 गुणा 12 चौक 48 और 12 अट्ठे 96, 12 चौक 48, 4 12 अट्ठे 96, 4 100 प्लस 3, कितना आ गया? 5 गुणा 1000। ये किसका मान आया है? इसका मान आया ना, और ये किसका मान आया है? इसका है, ठीक है। 13 गुणा 13 गुणा 6, और 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3। अरे ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो संख्या हमने लिखी 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 का जो मान निकाला तो निकल कर आया 13 गुणा 13 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। और जब इसका मान निकाला हमने 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 का मान निकल कर आया 5 गुणा श्री 1009, ठीक है। तो ये संख्या जो भी इसका मान था उसके एक से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड, इसके भी एक से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड। तो जिस संख्या के एक से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो संख्या कैसी होती है? अभाज्य। अतः प्रत्येक संख्या के उक्त संख्याओं के एक से अधिक क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। और जिसके एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो इस वाले थ्योरम से क्या हो जाती है? कौन सी संख्या हो जाती है? क्योंकि भाज्य के तो एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं, तो इसका मतलब दोनों संख्याएं कैसी है? भाज्य अभाज्य है? भाज्य है। अतः दोनों संख्याएं कैसी होंगी? भाज्य संख्याएं। समझ में आ गई बात? फटाफट बता दीजिए, बिल्कुल साफ साफ, ठीक है। सवाल किताब से उतारोगे इसका, क्योंकि जगह नहीं थी।